हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ग्रेविटी गुरु। तो बेटा थर्मोडायनामिक्स की सीरीज कंटिन्यू है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, इन डिटेल्स को समझेंगे। वैसे तो थ्योरेटिकल है लेकिन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब मैंने ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थ्योरीज लिखी हुई हैं, लेकिन आप समझो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। बहुत सारी प्रोसेस जो हमारे नेचुरल या फिर नेचुरली बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो स्पॉन्टेनियस ही। देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस विच हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इधर ऑफ इट्स ऑन और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो थ्योरेटिकल लाइन है। ठीक है, अब समझो, ब्लैंक साइड देखते हैं जैसे ये, उस पर भी आएंगे हम लोग। ठीक है, उस पर भी आएंगे जो लिखा हुआ है थ्योरेटिकली। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फर्स्ट तो ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती हैं ये खुद से होती हैं, पहली बात। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बहुत सारी हो रही हमारे अर्थ पर। बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिसको हम खुद इनिशिएट करते हैं। खुद इनिशिएट करने का मतलब है कि हम उसे खुद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जिसको हम खुद स्टार्ट नहीं करते हैं, वो खुद हो जाती है, जिनको इनिशिएशन की कोई नीड नहीं है। तो सर ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जिसको इनिशिएशन की नीड ना हो, जिसको स्टार्ट करने की हमें ज़रूरत ना हो? नो नीड, नो नीड ऑफ इनिशिएशन, नो नीड ऑफ इनिशिएशन। ठीक है, जिससे स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक बीकर ले लिया, एक क्या ले लिए, बीकर ले लिए। बीकर में सॉल्ट, बीकर में क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया और इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया। आपने इसको स्टिर नहीं किया, आपने बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया, वाटर में सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, बहुत टाइम बाद या आफ्टर 1 आवर आप ये देखेंगे कि जो शुगर है या सॉल्ट जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो गया। तो आपको इनिशिएट करना पड़ा? आपको कुछ भी इनिशिएट नहीं करना पड़ा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक कंटेनर लिया, आपने क्या लिया, एक आपने एक कंटेनर ले लिया। आपने इस कंटेनर में, ये आपका एक कंटेनर है, आपने इस कंटेनर में, ये आपका एक कंटेनर है, दो गैसेस को, गैस ए, गैस बी, दो गैसेस को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया, मिला दिया। इनिशिएशन, कुछ इनिशिएट किए, कुछ हीट प्रोवाइड किए, कुछ वर्क किया, कुछ भी नहीं किया, तो गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी। प्रॉपर समझ में आ रहा है? तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही हैं, लेकिन इनको इनिशिएट करने की नीड नहीं है। ओके, और कोई अच्छा एग्जांपल सर? जैसे वाटर है ना, वाटर, झरना देखे हो बेटा, सभी लोगों ने देखे होंगे आई होप झरना। हाँ सर, झरना तो सभी ने देखे हैं। तो वाटर अपने हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ आता है। ठीक है, तो इसको आप इनिशिएट करते हो वहां जाकर, ये तो नहीं करते कि झरने के पास चले गए और झरने को बोले भाई साहब स्टार्ट हो जाओ, सुबह हो गई है, स्टार्ट हो जाओ, अब लोग आने वाले हैं घूमने यहाँ। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता सर। ये एक एग्जाम्पल है जिसको इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपने क्या किया, एक रॉड ली, आयरन रॉड, आयरन रॉड, आयरन रॉड के किसी एक साइड पर आपने हीटिंग स्टार्ट कर दी, किसी एक साइड पर क्या स्टार्ट कर दी, हीटिंग कर दी। तो फर्स्ट यहाँ से पहले ये रॉड हॉट होगी, फिर धीरे 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 जाएगी, है ना? क्योंकि पता है ना हीट का फ्लो कैसे होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। समझ में आई बात? तो ये आपने खुद किया क्या? नहीं, आपने तो सिर्फ यहाँ से हीट लगा के दे दी है। ठीक है, आप क्या क्या आप उठा के ले जा रहे हो हीट को, है ना, कि हॉटर से कोल्ड की तरफ? ऐसा हो रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जिनको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद से हो रही हैं। और ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। ठीक है,
दो गैसेस का मिक्सचर, ठीक है, कोई सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, जैसे शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किए थे हमने, यहाँ किसका सोल्यूशन था, शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, यहाँ पे शुगर, समझ में आई बात, ये चीजें तो इनको नीड नहीं। बेटा कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी होती हैं जिनको हमें होंगी, वो भी स्पॉन्टेनियस, लेकिन हमें थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ता है। जैसे आप लोग पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, तो टीचर्स या मैं खुद भी थोड़ा इनिशिएट करता हूँ, थोड़ा सा उन्हें इलेक्ट्रिक स्पार्क लगा देता हूँ, थोड़ी सी हीट दे देता हूँ, ठीक है, फिर हीट मैं दे देता हूँ, फिर बाद में इनिशिएट हो जाते हो आप लोग, थोड़ा सा डांट दूंगा, थोड़ा सा, है ना, जोर के बोल दूंगा, तो फिर आप क्या करते, नहीं सर ने डांट दिया भाई, इनिशिएट कर दिया मैंने तुम्हें, अब तुम्हारी प्रोसेस खुद होने लगती है, फिर तुम बहुत सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने बैठ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनको इनिशिएशन की नीड होती है, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिनको इनिशिएशन की नीड नहीं होती। तो सर कोई एक एग्जाम्पल है कि आपके पास में जिसको नीड है इनिशिएशन की? है बेटा, नीड ऑफ इनिशिएशन, नीड ऑफ इनिशिएशन, हाँ, नीड ऑफ इनिशिएशन। ऐसी कुछ प्रोसेस हैं जिसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसी कुछ प्रोसेस हैं जिसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हमें क्या करना है, H2+O2, है ना, इससे हमें वाटर का फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक स्पार्क लगा के किया जाता है। क्या लगा के किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक स्पार्क लगा के किया जाता है। तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको हमें इनिशिएट करना ही पड़ेगा, जिन्हें हमें इनिशिएट करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। जैसे देखिए आप, जैसे आप देखिए, जैसे 2H2, ओके, गैस, प्लस O2, ओके, गैस। आपने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया, इलेक्ट्रिक स्पार्क एक प्रोसेस है बेटा, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोसेस किया और आपने क्या बना लिया यहाँ, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में, है ना, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ रहा है। समझ में आई बात? मतलब आपने इनिशिएट कर दिया, आपका काम था सिर्फ इनिशिएट तक करना, ठीक है, जैसे ही आपने इनिशिएट किया H2O लिक्विड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ओके सर, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, ये प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस ही है, बस आपको थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ गया। बात समझ में आई? ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो होती तो स्पॉन्टेनियस ही हैं, लेकिन आपको उसको प्रॉपर इनिशिएट करना पड़ता है। पहले एक बार इनिशिएट कर दो, फिर वो खुद हो जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में जो लिखा होता है उसको समझ, उस लाइन को हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, द प्रोसेस विच हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, है ना, एक ऐसी प्रोसेस नेचुरल टेंडेंसी है अकर होने की, खुद से होने की, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कौन सा, अपना रॉड वाला, आयरन रॉड। आयरन रॉड में क्या होता है कि सबसे पहले वो वाला साइड हॉट होता है जहां से आपने हीट दी है, या जहां से आप उसे गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला साइड सबसे पहले गर्म होगा, फिर हीट फ्लो करते 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 कहाँ तक चलेगी बेटा, हॉटर टू कोल्ड, हॉटर टू कोल्ड, ठीक है। तो ये चीज है। तो द प्रोसेस विच हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद से चलेंगी। जैसे जैसे मैंने आपको वाटरफॉल वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो वाटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है ना, ठीक है। इधर आप इट्स ऑन, या तो ये खुद से हो जाएंगी, है ना, जो मैंने बताया था, ऐसी प्रोसेस जिसको इनिशिएशन करने की नीड नहीं है, इसलिए इधर ऑफ इट्स ऑन लिखा हुआ है, या तो खुद से हो जाएंगी, ठीक है, और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, है ना, या तो खुद से हो जाएंगी या आप एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन लगाएंगे तो इनिशिएट कर देंगे, फिर वो खुद से होना स्टार्ट हो जाएगी। अब गिवन सेट ऑफ कंडीशंस क्या हो सकती है, गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में टेम्परेचर वाला फैक्टर आ सकता है, प्रेशर वाला फैक्टर आ सकता है, ओके, और भी बाकी फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर फैक्टर ये सब आ सकते हैं, ठीक है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। जब मैंने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल आपको समझाया था, जब मैंने आपको
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली नेचुरल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होती हैं। तो वही लाइन लिखी गई है कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल है एंड स्पॉन्टेनियस है, इरिवर्सिबल है एंड स्पॉन्टेनियस है। इज डेट क्लियर बेटा? ओके सर। द नेचुरल प्रोसेस टेक प्लेस ऑफ देयर ऑन इन ऑन डायरेक्शन ओनली। देखो ये लाइन बहुत अच्छी है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए थे, देखो द नेचुरल प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑफ देयर ऑन इन वन डायरेक्शनल ओनली। जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, एक तो खुद से हो रही हैं और वन डायरेक्शन में हो रही हैं, खुद से हो रही हैं और वन डायरेक्शन में हो रही हैं नेचुरल प्रोसेसेस। ओके बेटा? यस सर, इतनी चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ सर, थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन थोड़ा मजेदार है, मजा आ रहा है, चीजों को सीखने में मिल रहा है। अगर आप अच्छे से फील करेंगे तो आपको चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये चीज है ना, स्पॉन्टेनियस एंड अगला है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द प्रोसेस which does not occur of its own in a particular direction, है ना, implies that a process which does not have a natural tendency to occur in a particular direction either of its own or after initiation is called as non spontaneous process। ठीक है सर, थ्योरेटिकल लाइन थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, लेकिन सर थोड़ा समझा भी दीजिए। ये समझा देते हैं। कभी आप किसी झरने के पास गए हैं तो आपने ऐसा देखा है क्या कि झरना जो है, देखो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे आता है, लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पे कभी नहीं जाएगा। समझ में आई बात? या कभी आपने ऐसा देखा है कि भाई शुगर को आपने वाटर में डिजोल्व किया, है ना? तो हाँ, ये तो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं रहेगा। हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आयरन रॉड वाला है। आयरन रॉड को अभी कभी आप देखना, आप जिस साइड से उसको हीट कर रहे होते हैं या जिस साइड से उसको गर्म कर रहे होते हैं, तो उल्टी प्रोसेस हो सकती है क्या? मतलब हीट का फ्लो हाई टू लो ही होगा ना, हीट का फ्लो हाई टू लो ही होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि लो टू हाई आ जाए? मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि वो खुद से भी नहीं होना चाहती, और अगर आप उसको इनिशिएट कर भी देंगे तो भी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इधर ऑफ इट्स ऑन और आफ्टर इनिशिएशन, है ना, मतलब खुद से भी नहीं होना चाहेंगी और अगर आपने इसको इनिशिएट कर दिया तो भी नहीं होगी। द प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑफ इट्स ऑन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, खुद से किसी भी डायरेक्शन में होना नहीं चाहेंगी। अ प्रोसेसेस विच डज नॉट हैव अ नेचुरल टेंडेंसी, इनके पास कोई नेचुरल टेंडेंसी नहीं है टू अकर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ईदर ऑफ इट्स ऑन और देयर और आफ्टर इनिशिएशन। आप इसको खुद से भी नहीं होंगी और आफ्टर इनिशिएशन भी नहीं होंगी। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या, हीट का जो फ्लो है, जो आप आयरन रॉड जो है ना, जो अब हमारे पास में आयरन रॉड जो होती है, इस आयरन रॉड को आप कभी हीट करते हैं, इस आयरन रॉड को हीट करते हैं, तो क्या हीट का फ्लो कभी कोल्ड, जैसे इस साइड से आपने हीट किया है, यहाँ इस वाले साइड से हीट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा कोल्ड साइड, ये कौन सा साइड है? हॉट साइड। तो कभी ऐसा हीट का फ्लो कोल्ड टू हॉट होगा क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हीट का फ्लो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही होता है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद भी नहीं होना चाहती है और अगर आपने उसको इनिशिएट कर भी दिया तो भी वह होना नहीं चाहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, है ना। अगर हम गोल्ड या सिल्वर को, इसको गोल्ड या फिर सिल्वर को डिसॉल्व करने की कितनी मर्जी कोशिश कर ले वाटर में, वाटर में हम गोल्ड या फिर सिल्वर को कितनी मर्जी डिसॉल्व करने की कोशिश कर दे, वो डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब ये एक कैसी प्रोसेस है? यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी मेड टू अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द प्रोसेस। ये बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ मैं देखो तुम्हारे घरेलू जीवन का, घरेलू जीवन का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, देखो तुमको पता है कि जो वाटरफॉल होते हैं,
ठीक है। तो वो क्या होते हैं बेटा, वो एक नेचुरल प्रोसेस, पहली बात तो, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है। वाटर जो है अपने हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ आता है, या हाई टू लो आता है सिंपली, ठीक है। अब पर आपने कभी ये देखा होगा, आप लोगों ने अपने घरों में, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, या हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किसी बोरवेल से आ रहा है, किसी कुएं से आ रहा है। तो पानी का ज़्यादा सोर्स कहाँ है, बोर अंदर है ना। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको लो की तरफ, मतलब हम बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो गया है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी मेड। आप नॉन स्पॉन्ट ऐसा नहीं कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो ही नहीं सकती, आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मोटर का पानी, तो मोटर से जो पानी आता है हमारे घरों में, है ना, मोटर से पानी जो आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ लेकर आ रहे हैं बेटा। अब ढंग से समझिए इस बात को, ठीक है। जो पानी है, जो हम मोटर से जो पानी आ रहा है हमारे घरों में, हम क्या कर रहे हैं, हम कुएं से या बोरवेल से उस पानी को उठा के ऊपर की तरफ ले आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि वाटर का फ्लो तो हमेशा हाई टू लो होता है, हाई टू लो तो ऐसे होता है ना, आप लो टू हाई लेकर आ रहे हैं उसको। समझ में आ रही है बातें। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी मेड टू अकर व्हेन एनर्जी ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स सप्लाइड कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली आप क्या कर रहे हैं, आपने जैसे स्विच ऑन किया, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रहे हैं। तो पानी को आपने क्या किया, अपने बोरवेल से नीचे से ऊपर की तरफ उठा के लेके आए। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई करें। कोई भी सोर्स हो, एनर्जी का कोई भी हो, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स आप कंटिन्यूअसली सप्लाई अगर कर रहे हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर हो सकती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि हम पानी को कुएं से, पानी को हम बोरवेल से नीचे से ऊपर की ओर उठा के ला रहे हैं। लेकिन पानी का फ्लो कैसे होता है बेटा, ऊपर से नीचे की ओर होता है ना, नीचे से ऊपर की ओर थोड़ी होगा। समझ रहे हैं ना चीजों को। तो ये लाइन इसलिए मैंने बोला अच्छी है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पीछे से विनोद के मन में ये सवाल आ गया था, विनोद ही मुझसे कह रहा था कि सर ये बात बताइए कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो फिर ऐसे तो कोई भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो अकर हो सकती हैं, लेकिन आपको सम एक्सटर्नल सोर्स से जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जा रही जा रही, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। बात समझ में आई, बातें बहुत प्यार से समझ में आ रही हैं। कुछ इस एग्जाम्पल है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैंने बेहतरीन तरीके से एकदम लिख कर रखे हैं, है ना, क्योंकि चूंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, है ना, पर मज़ेदार है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें दैनिक जीवन से रिलेटेड है, ठीक है ना। डेली बेसिस पे हम लोग ये प्रोसेस होते देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि भाई ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड नो इनिशिएशन। कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको कोई इनिशिएशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कौन सी प्रोसेसेस है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लेवल लो लेवल, अभी तो बताया मैंने, सबसे अच्छा वाटरफॉल का एग्जाम्पल है। वाटर का फ्लो कैसे होता है, हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा। एग्जाम्पल फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। फ्लो, जो चार्ज का जो फ्लो होता है है ना, चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ होता है। बात समझ में आई। पर सर ये चीज़ों को थोड़ा सा और समझा दीजिए। चलो इस लाइन को भी मैं समझाता हूँ ना। चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कैसे होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अगर आप गैस का फ्लो करेंगे तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ ही चलेगी। बात समझ में आ रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप किसी भी गैस को फ्लो अगर करवाना चाह रहे हैं, किसी भी गैस का फ्लो देखना समझ में आ रहा है, तो ये 100% कन्फर्म है कि गैस का जो फ्लो है वो हाई टू लो ही चलेगा, ठीक है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलेगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे कोई रिएक्शन होती, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा ऑर्गेनिक ला देता हूँ, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। वैसे तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मुझे फिजिक्स के थ्रू समझाना था, है ना,
क्योंकि फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसको केमिस्ट्री से रिलेट करके बताता हूँ कि कैसे चार्ज का फ्लो जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। मतलब यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक से इसको रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर बताइए सर, बहुत अच्छा सर, ठीक है सर। तो चलो, यह है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। तो ये बॉन्ड बेटा ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कैसे होगा, ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल का क्या होने वाला है, अटैक। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उस जगह पर होगा, है ना। कैसे समझेंगे इस चीज को, कैसे समझेंगे सर, देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जगह कोई H+ ले लें। इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर आप क्या ले लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, H+, क्या ले लिया आपने यहाँ पर, H+। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको ना लेते हुए मैं NH3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ, ये है NH3। NH3 के पास में है क्या, लोन लोन पेयर, ठीक है। क्या है बेटा, लोन पेयर, ठीक है। अब देखो ऐसा अटैक पॉसिबल नहीं है। कैसा अटैक सर, कैसा अटैक पॉसिबल नहीं है, H+ यहाँ अटैक नहीं मार सकता। क्यों ऐसा अटैक पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि बेटा प्लस चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और लोन पेयर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, ओके। तो यहाँ पे लिखा गया है कि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं है। देखो मैं इसको केमिस्ट्री से एक्चुअल रिलेट करके बता रहा हूँ, ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं है। तो सर कौन सा अटैक पॉसिबल हो सकता है, बेटा ये अटैक पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाला अटैक पॉसिबल है, ठीक है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, ठीक है, हायर टू लोअर हो रहा है, हायर टू लोअर हो रहा है। लोन पेयर का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही होता है और वो भी नहीं है। H+ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी नहीं है, ठीक है। तो आप चार्ज का फ्लो समझिए, ठीक है। मैं इस चीज को केमिस्ट्री से रिलेट करके बता रहा हूं। चार्ज का फ्लो कैसे हो रहा है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। यहाँ पे NH4+ बन जाएगा, ये सर। ऐसी बहुत सारी जगहों पे रिएक्शन होती है, मैं एक जर्नलाइजेशन वाला एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, समझ में आई बात, कि कैसे चार्ज जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी फ्लो कर रहा है। आई होप चीजें समझ में, ओके सर। मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेल्सियस, evaporation of water at 25 डिग्री सेल्सियस, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। देखो मेल्टिंग पॉइंट, अब भाई 25 डिग्री सेल्सियस बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर होता है ना। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है एक सेट मेजरमेंट 25 डिग्री सेल्सियस। आपने आइस रख के चले गए रूम पर, खुद ही मेल्ट होगा, खुद मेल्ट होगा ना। कोई इनिशिएट कर रहे हो क्या, वहां जाके थोड़ा सा मेल्ट करके आए क्या आप लोग सबसे पहले, नहीं, आपने छोड़ दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे आइस को, खुद ही मेल्ट हो गया। समझ में आई बात। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जैसे आप लोग एग्जांपल कैसे थे, या मान लो आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसको आपने अपने टेरेस पे जाके रख दिया। जब आपने मॉर्निंग टाइम में रखा, आप इवनिंग टाइम में या आफ्टरनून टाइम पे जाके देखेंगे तो वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, इवेपोरेट हो गया वाटर खुद ही। कपड़े कैसे सूख रहे हैं, कपड़े, तो कपड़े हम जो सुखाते हैं वो सूख कैसे रहे हैं, वो इनिशिएट करते हो वहां जाके पहले थोड़ा सा सुखा कर आते हो क्या आप लोग, नहीं आते ना बेटा, वो खुद से ही ड्राई हो जाते हैं, कोई नीड नहीं है इनिशिएट करने की। 25 डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर हो, तो बाय डिफॉल्ट 25 है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर ही तो है। क्लॉथ्स जो ड्राई हो रहे हैं वो कैसे ड्राई हो रहे हैं, वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर ही तो है। वाटर क्लॉथ्स की सरफेस पे लगा हुआ है, आपने उसको सनलाइट में रख दिया, वाटर इवेपोरेट हो गया। या फिर आप ग्लास ऑफ वाटर को रख कर आ जाइए, तो इन ऐसी प्रोसेस को कोई भी नीड नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने अभी कुछ टाइम जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ओके। कोई भी सॉल्ट को आप वाटर में, ठीक है, रख दीजिए आप, ठीक है, आपको स्टेयर नहीं करना है, आप रख दीजिए, वो खुद डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नो रिएक्टिंग गैसेस, नो रिएक्टिंग गैसेस मतलब
ये क्या है? नो रिएक्टिंग गैसेस। ये है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस की आपको मिक्सिंग कराना है तो वो भी एक कैसी प्रोसेस है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी बेटा, लेकिन आप उनको मिक्स कर सकते हैं, है ना। आप उनको कैसे मिक्स कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने ऐसा कोई कंटेनर ले लिया, आपने क्या किया, आपने जैसे ये कोई ऐसा कंटेनर ले लिया, ध्यान देना, कि आपने ऐसा कोई कंटेनर लेके रखा है। यहाँ पर आपने एक ऐसा कॉर्क जैसा लगा के रखा है जो इन दोनों कंटेनर को सेपरेट आउट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ऑर्गन गैस है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, ऑर्गन है, क्या हो सकता है, नियॉन हो। दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, लेकिन आप मिक्स कर सकते हैं, आप मिक्स कर सकते हैं। आपने इस कॉर्क को उठाया, जैसे आपने इसको हटाया, है ना, जैसे आपने इसको हटाया, ये दोनों गैसेस क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। समझ में आ रही बातें? तो ये प्रोसेस कैसी है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ठीक है, ये चीज है। अब कुछ प्रोसेस है जिनको इनिशिएशन की नीड नहीं है, कुछ ऐसी प्रोसेस है जिसको इनिशिएशन की नीड नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाए थे, हमने लगाए थे इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो हमने लगाया था उस प्रोसेस को हमको जरूरत नहीं पड़ रही थी। बात समझ में आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। देखो, केमिस्ट्री में या फिर हमारे नेचर में एक बात हमेशा याद रखना कि कोई अगर रिएक्शन हो रही है, फिर वो नेचुरली हो या आप खुद से उसको करें, सभी प्रोसेसेस, जितनी भी प्रोसेस हैं, वो सब वो सब चाहती हैं कि उनकी एनर्जी कम हो, क्योंकि जितनी मतलब केमिस्ट्री का ये फंडा है कि एनर्जी वाला जो टर्म है, एनर्जी है, एनर्जी जितनी कम होगी बेटा, एनर्जी जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आपने ये भी देखा होगा कि एटम जो है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं? अकॉर्डिंग टू लेविस, ऑक्टेट कंप्लीट करने, ऑक्टेट रूल दिया था उसने, याद है कि नहीं है? तो ऑक्टेट रूल हमें क्या बता रहा था कि भाई एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं। जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उनको छोड़कर जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनका सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, दे मेक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल क्यों बना रही है? वो मॉलिक्यूल्स इसलिए बना रही हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। एटम कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इसको मैं एमओटी से भी रिलेट कर सकता हूँ। एमओटी थ्योरी पढ़े हो आपने? आप कभी देखना, उसमें दो प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो बॉन्डिंग और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग। जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने लगता है तो स्टेबिलिटी कम होने लगती है, बॉन्डिंग में जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी जितनी कम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या टेंडेंसी है? स्पॉन्टेनियस होना क्यों चाह रही है प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का ये है कि वो अटेंड करेंगी मिनिमम एनर्जी या फिर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये ये वाला जो फैक्टर है एनर्जी का फैक्टर है। अब एनर्जी का फैक्टर हम डेल्टा एच से समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारी, जैसे कि कोई मान लो ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी। इस प्रोसेस में मैंने बोला कि डेल्टा एच जो है ये कॉमन है, -23। मैंने क्या बोला इसमें? डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही है? -23। डेल्टा जी क्या है? एनर्जी वाला फैक्टर है। डेल्टा जी क्या है? एक एनर्जी वाला फैक्टर है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? हाँ जी सर, चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। ठीक है, कुछ भी रैंडमली मैंने ऐसे समझ लिया, ए और बी दो रिएक्टेंट है, वो मिलकर ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ये बात तो है, ये बात तो है। किलो जूल पर मोल, चलो यूनिट भी लिख देता हूँ, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस वाले इसमें देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? निगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब क्या है कि
सिस्टम जो है डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव का क्या मतलब है कि सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा है। हम तो यहाँ सिस्टम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं ना। सिस्टम अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, सराउंडिंग से अगर एनर्जी ले लेता है तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। सिस्टम अगर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है सराउंडिंग को तो वो क्या होता है, नेगेटिव साइन। मतलब इसका मतलब ये है कि सिस्टम अपनी एनर्जी बाहर कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। जितनी ज्यादा रिलीज करेगा, जितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इसलिए आप देखना, आप केमिस्ट्री की बुक्स को कभी भी आप पढ़ेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस है जिसका डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं ऐसी प्रोसेस को, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बहुत सारी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस सर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बेटा स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है। अभी उस पर भी आएंगे धीरे से समझ। तो एनर्जी को कम करना चाहते हैं, जितनी एनर्जी कम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितनी एनर्जी कम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। बहुत सारी रिएक्शंस है जिनके डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो माइनस में आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर है प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने का, है ना, कि प्रोसेस बहुत सारी स्पॉन्टेनियस क्यों हो रही है, उसका पहला फैक्टर है। सर अगर ये वाला फैक्टर काम नहीं किया तो, या ये वाला फैक्टर ही एब्सेंट हो, है ना, तो इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? फिर कौन से फैक्टर से देखेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही है? तो देखो, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रेंडमनेस, है ना। यहाँ एंट्रोपी आ गया, जो आगे आने वाला एक लेक्चर है, जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा बेटा, वो पूरा का पूरा एंट्रोपी पे ही है। एंट्रोपी क्या चीज है सर, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का फंडा बता दीजिए थोड़ा सा। एंट्रोपी बेटा रेंडमनेस है। एंट्रोपी क्या है, रेंडमनेस है ना। चलो बता दीजिए सर, एंट्रोपी व्हाट इज द मीन बाय एंट्रोपी? एंट्रोपी, एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी। एंट्रोपी है बेटा रेंडमनेस। क्या है? रेंडमनेस को मेजरमेंट करने का एक जरिया है क्या, एंट्रोपी। रेंडमनेस मतलब जैसे आप लोग का माइंड रेंडम कहीं भी भटक रहा है ना, प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं है, लेकिन कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर हम नीट जैसी बड़ी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और माइंड की रेंडमनेस ज़्यादा है, हमारे माइंड की एंट्रोपी अगर ज़्यादा है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन 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 नेचर, जो नेचर है वो अपनी रेंडमनेस को हमेशा बढ़ाना चाहता है, वो हमेशा अपनी एंट्रोपी को हाई रखना चाहता है। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी कुछ नहीं है सर, एंट्रोपी बहुत सिंपल है। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, ठीक है। ये वाला फैक्टर हम कब देखेंगे? ये वाला फैक्टर हम तब देखेंगे जब हमारे पास में एनर्जी वाला फैक्टर एब्सेंट हो। जैसे सर मोस्टली गैसेस के केस में, मोस्टली गैसेस के केस में मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल इसमें आपको दूंगा। जैसे देखो ये वाली प्रोसेस जो मैं आपको जब से बता रहा हूँ, जब आपने इसमें क्या डाला, आपने इसमें, सर मैंने ना इसमें शुगर, मैंने इसमें क्या लिया था, शुगर। शुगर पार्टिकल्स को मैंने कहाँ डाला है, वाटर में। या शुगर पार्टिकल्स नहीं, शुगर मॉलिक्यूल्स को किस में ले लिया, वाटर में ले लिया, ठीक है। कुछ टाइम तक मैंने इसको छोड़ दिया, ये खुद ही डिजॉल्व हो गए। खुद ही कैसे हो गए, डिजॉल्व हो गए। ये कैसी प्रोसेस है? ये सर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा अजीब सा चीज, अजीब सा ही डायग्राम हो गया, सही बात है, सही बात है। देखो ये एक बीकर, बीकर है, बीकर बीकर बीकर, बीकर में मैंने इस कलर में जो दिखाया है, ये अपने क्या है बेटा, शुगर के मॉलिक्यूल हैं, और मैंने वाटर को वाइट कलर से दिखाया है। समझ में आई बात? अब देखो ये प्रोसेस खुद से कैसे हो रही है ना। यहाँ पर एनर्जी वाला फैक्टर काम नहीं करता, ठीक है ना, यहाँ कोई एनर्जी वगैरह का नहीं। देखो यहाँ क्या हो रहा है,
अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अगर आप देखेंगे, तो आप देखना जो शुगर है, एक शुगर को, एक छोटू सा शुगर पकड़ के देखना है, छोटे छोटे रहते हैं ना शुगर के पार्टिकल्स, तो पकड़ के देखना, आपको क्यूबिक शेप में दिखेगा। किस शेप में दिखेगा आपको? क्यूबिक शेप में। ठीक है, मतलब सॉलिड स्टेट में है। पहली बात तो कैसा है? सॉलिड स्टेट में है। ओके, वेल अरेंज्ड है शुगर के पार्टिकल्स। ठीक है, या फिर आप NaCl का एग्जांपल ले लो। सॉल्ट, सॉल्ट भी तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। चलो इस बार सर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट ले लेते हैं। इसमें हमने सॉल्ट को डिजोल्व किया है। ओके, सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब देखो सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर का मतलब है कि Na प्लस और Cl माइनस काफी करीब है। समझ में आ रही बात? Na प्लस और Cl माइनस जो है वो बहुत पास पास में है। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड में पार्टिकल्स पास में होते हैं। फिर लिक्विड स्टेट आती है, लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। ठीक, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। और गैसेस में, गैसेस में सर बहुत दूर होते हैं, बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ Na प्लस और Cl माइनस सॉलिड स्टेट में जब तुमने लिया था सॉल्ट को, तो Na प्लस और Cl माइनस वेल अरेंज्ड थे, पहली बात तो, और करीब करीब थे, मतलब रेंडमनेस कम थी। रेंडमनेस सॉलिड स्टेट में कैसी थी? कम थी। अब आपने बेटा इसको क्या किया, आपने इसको वाटर में ले लिया, वाटर में ले लिया। जैसे आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, पहले तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, पहले तो ये डिसोसिएट होगा किसमें? Na प्लस एंड Cl माइनस में। ठीक है, और Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होने के बाद ये पूरे सोल्यूशन में घूमेंगे, घूम रहे, रेंडमनेस आ गई, बढ़ गया रेंडमनेस, मतलब एंट्रोपी वाला फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, रेंडमनेस इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस। ओके, जो मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले, है ना, थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि आपने क्या किया था, एक ऐसा कंटेनर लिया था, ठीक है, जिसमें 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 यहाँ ऑर्गन गैस थी, यहाँ नियॉन गैस थी, आपने यहाँ पर एक कॉर्क लगा के रखा था। ठीक है, फिर दो मिक्सचर्स, जो दो इनर्ट गैसेस, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स हो रही थी ना। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों थी? क्यों थी स्पॉन्टेनियस? ये इस यहाँ पर भी वही वाला फैक्टर काम कर रहा है, रेंडमनेस। केसेस की बात अगर कहीं, सॉरी हाँ, केसेस की बात अगर कहीं आ गई तो वहां पर याद रखना कौन सा फैक्टर काम करता है, वहां पर सर एंट्रोपी वाला ही फैक्टर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्गन थी, हिल थी ऑर्गन, यहाँ नियॉन था। अब क्या होता है ना कि ऑर्गन गैस इस कंटेनर में, इस कंटेनर में नियॉन है। ओके, तो ऑर्गन गैस और ज्यादा खुद को क्या करना चाहती है? रैंडम, मतलब ऑर्गन गैस के जो एटम है, ऑर्गन गैस के जो एटम है, अभी तो आपने कॉर्क लगा के रखा है, तो अभी तो वो इतने ही कंटेनर में घूम रहे हैं, एटम, है ना, एटम बोल रहा हूँ क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं बनाती है। ठीक है, एटम तो अभी इसी कंटेनर में है ना दादा, बात समझ में आ रही है? अब ऑर्गन गैस के जो एटम है वो चाहते हैं कि रेंडमनेस बढ़े, तो अगर आपने यहाँ से कॉर्क निकाल हटा दिया, पहली बात तो ये ऑर्गन के एटम इधर, नियॉन के एटम इधर, मतलब पूरी तरह से रैंडम हो जाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी रेंडमनेस का फैक्टर काम कर रहा है, इसीलिए दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इसीलिए दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें, सर पर एक बात बताइए कि अगर कभी एनर्जी वाला फैक्टर फेल हो गया तो फिर क्या वहां पर एंट्रोपी वाला फैक्टर काम करेगा? तो आंसर है बेटा एस। ठीक है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर अगर एंट्रोपी वाला फैक्टर फेल हो गया, फेल होना मतलब वर्क नहीं कर रहा है या एब्सेंट है, सबसे अच्छा है कि एब्सेंट है, तो सर अगर एंट्रोपी वाला फैक्टर एब्सेंट है तो क्या वहां पर एनर्जी वाला फैक्टर वर्क करेगा? यस, वो काम करेगा। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एंट्रोपी और एंथैल्पी और एनर्जी, ओके, और एनर्जी
सर कभी ऐसा हो सकता है कि एंट्रोपी और एनर्जी दोनों फैक्टर साइमल्टेनियसली वर्क करे? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। दोनों फैक्टर ऐसे जब दोनों फैक्टर वर्क करने लगेंगे, कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी हैं जहां दोनों के दोनों फैक्टर वर्क करते हैं, तो इसमें फिर रिजल्टेंट निकाला जाता है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटेड है या फिर किस फैक्टर का इफेक्ट ज़्यादा है। समझ में आई बात? दोनों फैक्टर भी वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जहां एनर्जी वाला फैक्टर भी वर्क करेगा, जहां पे एंट्रोपी वाला फैक्टर भी वर्क करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके सा, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है बेटा? इतनी चीज़ें समझ में तो आ रही है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक। सर अगर कभी ऐसा हुआ एनर्जी वाला फैक्टर भी काम नहीं कर रहा, एंट्रोपी वाला फैक्टर भी काम नहीं कर रहा, हाँ, कभी ऐसा हुआ कि एनर्जी वाला फैक्टर भी काम नहीं कर रहा, सर एनर्जी से भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर स्पॉन्टेनिटी में पता नहीं कर पा रहा हूँ। कौन से वाले फैक्टर से? एनर्जी से। सर मैं एंट्रोपी से भी पता नहीं कर पा रहा हूँ, एंट्रोपी से भी पता नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर सर कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा, जो डिसाइड करेगा किसको? है ना, देखो एंट्रोपी वाला फैक्टर भी वर्क नहीं कर रहा है ना, एंट्रोपी वाला फैक्टर वर्क कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है सर। ठीक है, एंट्रोपी और एनर्जी, एंट्रोपी और एनर्जी दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिससे मैं स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करूंगा? तो वो होगा बेटा डेल्टा जी। वो होगा क्या? डेल्टा जी। जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। तो फिर मैं डिसाइड करूंगा किससे? गिब्स फ्री एनर्जी से। तो गिब्स फ्री एनर्जी पर एक पूरा का पूरा लेक्चर ही तैयार हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी पर एक पूरा का पूरा लेक्चर स्टार्ट होगा। ये अपकमिंग लेक्चर्स कहानियां हैं, ठीक है। जैसे अपकमिंग लेक्चर्स में हमको एंट्रोपी भी पढ़ने मिलेगा, ठीक है ना। अभी एंट्रोपी वाला जो फैक्टर है उसको मैंने डिटेल वर्जन में नहीं लिया है, एंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। अब एंट्रोपी तो समझ में आ गया सर, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस है ना, लेकिन उसको डिटेल में उसके फॉर्मूले जर्नलाइजेशन कैसे करेंगे, प्रोसेस में क्या होगा, चार प्रोसेस भी तो है थर्मोडायनेमिक्स में, और ये दोनों फैक्टर अगर वर्क नहीं करेंगे तो वहां कौन सा फैक्टर आएगा? गिब्स फ्री एनर्जी। कौन सा फैक्टर आएगा? गिब्स फ्री एनर्जी। तो जानने के लिए देखते रहिए ग्रेविटी गुरु, ठीक है। वही वाली तो बात है भाई, अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना है तो आगे के लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगा। क्लियर है? हाँ, तो वो तो खैर बात होगी। तो ये दोनों फैक्टर काम नहीं करते तो फिर क्या काम करता है? गिब्स फ्री एनर्जी वाला फैक्टर काम करता है। और बेटा ये भी एक एनर्जी है, डेल्टा इसलिए लगाया गया है कि जैसे आप एंट्रोपी मेजरमेंट नहीं कर सकते, आप चेंज इन एंट्रोपी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप एंथैल्पी मेजरमेंट नहीं कर सकते थे, आप चेंज इन एंथैल्पी मेजरमेंट करते थे, है ना। तो हम वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी वाला फैक्टर भी पढ़ेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, थोड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे जो हम चीज़ें देख रहे हैं, है ना, वो मैंने आपको बताया। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी हो जाती हैं बेटा, बस आपको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल यही है कि हमारे घरों में जो वाटर आ रहा है, जो मोटर हमने अपने बोरवेल में, जो मोटर हमने अपने कुएं में लगाई है, वो वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो आ रहा है, नीचे से ऊपर मतलब अर्थ से निकाल पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, समझ में आई बात? तो वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ। तो आपको समझ में आया एंट्रोपी वाला फैक्टर, आपको समझ में आया एनर्जी वाला फैक्टर कैसे है। कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो एंडोथर्मिक है, देखो यहाँ ध्यान देना, कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक मतलब जिसका डेल्टा एच बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स किलो जूल पर मोल। पर ये वाली जो प्रोसेसेस हैं एंडोथर्मिक होने के बाद भी स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड की जा रही है। देखो बहुत ध्यान से समझना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बहुत सारी ऐसी हैं जो स्पॉन्टेनियस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है कि
एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से हीट में आई है। कहाँ से आई है? सराउंडिंग से हीट, मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्व किया है सराउंडिंग से। समझ में आ रही बात? डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा इस केस में, पर ये कब? ये वही वाली बात है कि कंटिन्यूअसली, अगर आपने कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड किए हो तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो हो जाती हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं जो हो जाती हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जरूरी नहीं है बेटा कि नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहे। समझे? बिल्कुल सर, यस सर। ठीक है सर, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल बताइए सर, एक अच्छा वाला एग्जांपल। एक अच्छा एग्जांपल इसमें यह है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ी है, कोई एक सिस्टम है जिसने हीट सराउंडिंग से लिया है, जैसे 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 ये H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनाना है, सॉलिड से लिक्विड बनाना है। ठीक है, आपने हीट प्रोवाइड की, आपने आइस ले लिया, ठीक है, आइस ले लिया, आपने हीट प्रोवाइड की। भाई हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, एक कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो H2O सीधे चेंज हो गया किसमें? लिक्विड में। ठीक है, इसके केस में डेल्टा एच की जो वैल्यू है पॉजिटिव होगी। प्रोसेस कैसी है? प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। ठीक है, खुद से हो जाएंगी या प्रॉपर इनिशिएट कर दिए हो गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, है ना। तो ये जो लेक्चर था आज का, ये देखा जाए तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और सिर्फ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ही था। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और आपका फीडबैक जो है बेटा, फीडबैक मीन्स आपके कमेंट, आपके लाइक्स, आपका सब्सक्राइब बटन हमको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके लिए आगे और बहुत सारे चैप्टर्स पे वर्क करने का, काफ़ी सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट तैयार करने का। आप चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि आपसे हम हैं, राइट? आपसे ही हम हैं, ठीक है। आप जितना हमें अच्छा रिस्पांस देंगे, हम उतना ज़्यादा आपके लिए वर्क करेंगे, क्योंकि अब फ्री ऑफ कास्ट में इतना ओरिजिनली कंटेंट डिलीवर करना, इतना डिटेल वर्जन में बताना, है ना। तो ये कब होगा? ये तब होगा कि आप हमें एनर्जी प्रोवाइड करें। कैसे? अपना सब्सक्राइब बटन दबा के, शेयर करके, लाइक करके, आपका कमेंट करके। आपका कमेंट बेटा हमारे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।